नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल पर। दोस्तों, हमने बौद्ध धर्म तक हमने पढ़ लिया था और आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। हम पढ़ रहे हैं घटना चक्र से पॉइंटर, जो कि PYQ बुक है और वन लाइनर फॉर्म में। तो गाइस, जो बच्चे UPSC, BO, RO, ARO, PET तो इन सब की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो उपयोगी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। जैन तीर्थकर 23वें पार्श्वनाथ मुख्यतः संबंधित थे वाराणसी से। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। महावीर जैन की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। तीर्थकर शब्द संबंधित है जैन से। जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम थे महावीर। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर। और प्रथम कौन थे? ऋषभदेव जी। जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम महावीर थे। किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऋजुपालिका नदी तट पर। कौन सी नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। चंद्रप्रभु नाथ मुनि नेमी तथा संभव में से वह जो जैन तीर्थकर नहीं था। तो चंद्रप्रभु, नेमी और संभव ये जैन तीर्थकर थे, जबकि नाथ मुनि जैन तीर्थकर नहीं थे। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं जैन 6वें तीर्थकर पद्मप्रभा। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैवल्य, और कैवल्य का अर्थ होता है मोक्ष। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैवल्य। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म का अंग है वह है जैन धर्म। तो त्रिरत्न सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से। और त्रिपिटक किससे संबंधित है? जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था हमने, त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध से। लेकिन ये है त्रिरत्न, और त्रिरत्न सिद्धांत संबंधित है जैन धर्म से। त्रिरत्न में कौन कौन से हैं? सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की जो रचना है और पालन पोषण है वो कैसे हुआ है? सार्वभौमिक विधान से। अनेकांतवाद जिसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है वह है जैन मत। जैन धर्म का आधार बिंदु है अहिंसा। अहिंसा मतलब जीवों की हत्या न करना। यापनीय एक संप्रदाय था जैन धर्म का। यापनीय एक संप्रदाय है किसका? जैन धर्म का। 12 अंग 12 उपांग 14 पूर्व तथा 14 उपपर्व में से जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है कौन? 14 पूर्व। प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखी गई है वह है अर्धमागधी। जैन साहित्य जिस भाषा में लिखी गई है अर्धमागधी। कौन सी? प्रारंभिक, यानी शुरुआत में। आगे बढ़ते हैं। चंपा पावा, संवेद शिखर तथा ऊर्जयंत में से वह स्थल जो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो कौन कौन से स्थान? चंपा, पावा, संवेद शिखर तथा ऊर्जयंत में से वह स्थल कौन सा है जो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो निम्नलिखित में से संवेद शिखर जो है वो जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है।
थेरी गाथा, आचारांग सूत्र, सूत्रकृतांग तथा बृहत कल्प सूत्र में से वह जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है वह है थेरी गाथा। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। महावीर का प्रथम अनुयायी था जमाली। कौन था? जमाली। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। पाटलिपुत्र। गौतम बुद्ध की माता किस राजवंश की राजकुमारी थी? तो वह थी कोलिय राजवंश की। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म बनारस में हुआ था। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में हुई महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हैं? भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म दिगंबर का प्रचार हुआ। ये क्या है? प्राचीन जैन धर्म के संबंध में महत्वपूर्ण घटनाएं। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म दिगंबर का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग स्थूलबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। जो स्थूलबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। खारवेल का समर्थन कब मिला? प्रथम शतक ईसा पूर्व में। जैन सिद्धांत के अनुरूप कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो या आत्मा होती है, कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। समाधि मरण संलेखना संबंधित है जैन दर्शन से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल। वह संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था। आजीवक संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया आजीविकों ने। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है कौशाम्बी। कौशाम्बी जैन और बौद्ध धर्म में एक कॉमन स्थान है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौशाम्बी। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर बनवाए गए थे चंदेल राजाओं द्वारा। होयसलेश्वर मंदिर समर्पित है शिव को। होयसलेश्वर मंदिर समर्पित है शिव को। ये जो क्वेश्चन है जो कई बार और सभी प्रकार के कंपटीशन में आ चुका है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा है। 57 फुट ऊंची है। जो स्थापित करवाई थी किसने? चामुंड राय ने। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर नाम से जो विशाल प्रतिमा है जो कि 57 फुट ऊंची है वो स्थापित किसने कराई थी? चामुंड राय ने। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक संबंधित है बाहुबली से। बाहुबली को पुत्र माना जाता है प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव का। ऋषभदेव के पुत्र का नाम बाहुबली। बाहुबली का संबंध है महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक से। आगे बढ़ते हैं। हम बहुत स्लो चल रहे हैं इसलिए, और इतना स्लो नहीं चलना चाहिए, एग्ज़ाम नज़दीक आता जा रहा है तो थोड़ा स्पीड में लेते हैं। और गाइस आपको बताया, मैं हर बार बताती हूँ कि ये जो क्वेश्चन हैं घटना चक्र पॉइंटर के ये PYQ हैं और आपको पता होना चाहिए कि PYQ बहुत अधिक मात्रा में 25-25 क्वेश्चन एज इट इज़ जैसे हैं वैसे तो फिर से प्रिंट हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा इसे कराने का उद्देश्य ये और था कि इसके हो जाए तो हमारा हमें ये लगेगा हमने कुछ तो कर रखा है PYQ में। शैव भागवत धर्म प्राचीन भारत के, आप सभी को दिखाई दे रहा है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति कॉस्मोगोनिक विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का नाम इस प्रकार है। कृत यानी कि सतयुग,
इसके बाद त्रेता, इसके बाद द्वापर और इसके बाद कली। आजीवक, मत्स्य मयूर, मयमत तथा ईशान शिव गुरुदेव पद्धति में से वह है जो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था मत्स्य मयूर। आगे बढ़ते हैं। छठी शती ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे, चांदी के थे। इधर राजा दिए गए, इधर राज्य हैं और इनके सही मिलान है। ये प्रद्योत किस राज्य का राजा था? अवंती का। उदयन कहाँ का राजा था? वत्स का। प्रसेनजित कहाँ का राजा था? कौशल का। अजातशत्रु कहाँ का राजा था? मगध का। अब एक और मैच है कि इधर राज्य है, इधर राजधानी। ये राज्य हैं आपके कौन से? 16 महाजनपद में से। तो इनके सामने हैं इनकी राजधानियाँ। अंग की राजधानी है चंपा, कौशल की है साकेत या श्रावस्ती, वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। और कहाँ खोदी गई थी? कलिंग में खोदी गई थी। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। मानचित्र में ABCD द्वारा अंकित स्थल हैं मत्स्य, अवंती, वत्स और अंग। तो यहाँ A जो है ये है मत्स्य, B है अवंती, C है वत्स और D है अंग। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया उदयन द्वारा। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने में चयन किया था उदयन ने। उदयन ने चयन किया था। उदयन वासवदत्ता की दंतकथा संबंधित है उज्जैन से। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। गंधार, कम्बोज, काशी तथा मगध में से वह जो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था मगध। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था लिच्छवी द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची जिन प्राचीन ग्रंथों में मिलती है वे है अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी आही छत्र में। ये 16 महाजनपदों वाला ये क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट है कि 16 महाजनपदों की सूची जिन प्राचीन ग्रंथों में मिलती है वे है अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी आही छत्र में। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा राजधानी थी सूरसेन की, चंपा राजधानी थी अंग की, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुक्तिमती राजधानी थी चेदी की, मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगिरह की। गिरिवज, राजगिरह, पाटलिपुत्र तथा कौशाम्बी में से वह जो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है वो है कौशाम्बी। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास है अर्धचंद्राकार। मगध का प्रारंभिक शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया वो है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की और इसके पुत्र ने इसकी कर दी। इसने जैसा किया वैसा इसके पुत्र ने किया इसके साथ। आगे बढ़ते हैं। यूनानी आक्रमण। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर शासन था नंद का। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था घनानंद। सिकंदर भारत में कितने समय रहा था? लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात भारत में लगभग 26 माह सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। तो लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत को छोड़ दिया। इधर राजा हैं, इधर वंश हैं। तो डिमेट्रियस किस वंश का राजा है? हिंदी यूनानी का। रुद्रदामन शक वंश का। गोंडोफर्नीज पहलव वंश का। बिमकटफिसस कुषाण वंश का। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद जिस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था वह है मत्स्य गण। तो मत्स्य गण की स्त्रियों ने क्या किया? सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। भारत में सिकंदर की सफलता के क्या कारण थे? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, इस कारण वह यहाँ पर सफल हो गया था। वह वीर भारतीय राजा जिसे सिकंदर ने झेलम किस नदी के तट पर? झेलम नदी के तट पर पराजित किया था वो था पुरुपोरस। निरैकस
आनेस सिक्रेटस, डाइमेकस तथा अरिस्टोब्यूलस में से वह जो सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था वो था डाइमेकस, यानी कि निराकस, आनेस सिक्रेटस और अरिस्टोब्यूलस सिकंदर के साथ भारत आए थे, लेकिन डाइमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। गुप्त, मौर्य, वर्धन, कुषाण वंश में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? मौर्य वंश। आगे बढ़ते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त की कृति मुद्रा राक्षस में क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। सेंट्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की विलियम जोन्स ने। प्लिनी, जस्टिस, स्ट्रैबो तथा मेगास्थनीज में से वह जिसने सेंट्रोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया। जस्टिन ने। कौटिल्य महामंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के। चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे विष्णुगुप्त के नाम से और कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते थे। तो चाणक्य के 3 नाम है, एक तो चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ये कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार था। कौटिल्य का सलाहकार ही नहीं था, गुरु भी थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। तो यहाँ पर कुछ बच्चे अर्थशास्त्र से मतलब धन से ले लेते होंगे, लेकिन कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग हैं राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना एवं मित्र। तो ये सप्तांग यानी कि सप्त अंग सिद्धांत के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? 7 अंग हैं। कौन कौन से? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना एवं मित्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है राजनीतिक नीतियों पर। सेम क्वेश्चन है, थोड़े से कीवर्ड चेंज हो गए हैं। मैकियावेली के प्रिंस में तुलना की जा सकती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। डाइमेकस भारत आया था। अब यहाँ पर ये देखो अजीब पुस्तक और उसकी राइटर पूछ लेते हैं। तो प्रिंस जो पुस्तक है वो किसकी है? मैकियावेली की। अर्थशास्त्र किसकी है? कौटिल्य की। ठीक है। डाइमेकस भारत आया था बिंदुसार के शासनकाल में। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल काय का बना था? लकड़ी का। जिस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं वह पाटलिपुत्र। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार तथा कुणाल में से वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी वो था चंद्रगुप्त। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पहली बार जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र पहली बार जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। यह प्रमाणित होता है कहाँ से? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था। सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को हराया था किसने? चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त ने किसको हराया था? सेल्यूकस को। सेल्यूकस कौन था? जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में। दिए गए मानचित्र संबंधित है अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय से। अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय से, तो यहाँ पर अंतिम समय में उसने यहाँ पर शासन किया था। सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी अशोक ने। सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की अशोक ने। आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका तथा कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था श्रीलंका। अशोक के शिलालेख जिसमें दक्षिण भारतीय राजाओं का उल्लेख हुआ दूसरे और 13वें शिलालेख में अशोक के शिलालेख दूसरे और 13वें में दक्षिण भारतीय राजाओं का उल्लेख हुआ था।
तो दक्षिण भारत राज्यों का उल्लेख कहाँ हुआ था? दूसरे और 13वें शिलालेख में। भारत ने प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण करवाया था अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है देवनाम पिय की उपाधि। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे अशोक एवं दशरथ जो कि मौर्य शासक थे, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। रज्जुक थे मौर्य शासन में अधिकारी। सार्थवाह कहते थे व्यापारियों के काफिले को। सार्थवाह किसे कहते थे? व्यापारियों के काफिले को। और रज्जुक कहते थे मौर्य शासन में अधिकारियों को। अग्रहारिक युक्त प्रादेशिक तथा रज्जुक में से वह अधिकारी जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। कौन? अग्रहारिक। कौन नहीं था? अग्रहारिक मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। जबकि युक्त प्रादेशिक तथा रज्जुक मौर्य प्रशासन के भाग थे। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने। सर्वश्रेष्ठ स्तूप माने जाते हैं सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। और वर्ल्ड हेरिटेज में भी इसका नाम है सांची का स्तूप। इधर स्थान है, इधर स्मारक है। तो कौशाम्बी में घोषिताराम मठ, कुशीनगर में रानाभर स्तूप, सारनाथ में धमेक स्तूप, श्रावस्ती में शहीद महित। कैसा नाम है? शहीद महित। सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम है। तो सम्राट अशोक की यात्रा सबसे पहले उन्होंने लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, इसके बाद में बौद्ध गया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। इस प्रकार उन्होंने यात्रा की। तो सम्राट अशोक की यात्रा कहाँ से स्टार्ट हुई थी? लुम्बिनी से। लुम्बिनी, कपिल, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती पर समाप्त हो गई। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत भाषा। कालसीन, विकिरनार, सहवाजगढ़ी तथा मेरठ में से वह अशोककालीन अभिलेख जो खरोष्ठी लिपि में है सहवाजगढ़ी। पत्थर का प्राचीनतम शिलालेख थे प्राकृत भाषा में। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा है जेम्स प्रिंसेप ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है अनुराधापुर। प्राचीन भारत में वह एक लिपि जो दाएं ओर से बाईं ओर लिखी, यानी कि इस तरीके से लिखी जाती थी, तो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, वो थी खरोष्ठी लिपि। अशोक का अपने शिलालेख में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ, यानी कि शिलालेखों में जिस नाम से उल्लेख हुआ वह नाम है प्रियदर्शी और पियदस्सी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड हैं। स्तंभों का शेफ्ट शुंडाकार है। मांस की गुर्जरा, नेटर तथा उडेगोलन अभिलेखों में नाम मिलता है अशोक का। मांस की गुर्जरा, नेटर एवं उडेगोलन अभिलेख। ठीक है। अशोक का रुम्मीनदेही स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। ये हमने बौद्ध धर्म में भी पढ़ा हुआ था कि रुम्मीनदेही स्तंभ का संबंध है बुद्ध के जन्म से, जो कि अशोक का है, अशोक ने बनवाया था। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया था। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है वह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह है बाबरू स्तंभ। बाबरू स्तंभ, केवल बाबरू स्तंभ क्या है? जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है गाइज, आज की क्लास यहीं तक करेंगे क्योंकि ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप इस तरीके से अपनी मेरे ही साथ पढ़ते पढ़ते इसका रिवीजन कीजिए। आपके पास उपलब्ध हो तो बहुत बढ़िया। और अगर आपको मेरी क्लास, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगे, क्लास उपयोगी लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास में।